नमस्कार मित्रों, आज की इस ठंडी सुबह लेकिन सुनहरी और गुनगुनी धूप में अल सुबह आयोजित पत्रकारों के साथ में इस बातचीत में आप सब लोगों का यहाँ मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ और इतनी सुबह यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आज आप सबके सामने आप सबके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो सामान्यतः हम सब लोगों ने पिछले 11 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने के बाद में देश में जो आद्यतन परिवर्तन हुआ है उस सबको देखा है, लेकिन उसी से जुड़े हुए विषय और किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ उस देश की प्रगति को और उस देश की प्रगति की गति को किस तरह से प्रभावित करती है, इसके बारे में कुछ छोटी बातचीत में आप सबके साथ में साझा करने वाला हूं। मैं आपके साथ भारत की उस अविराम, जो बिना किसी रुकावट के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक यात्रा है। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कभी अमेरिका के लिए कहा था कि अमेरिका विकसित देश है इसीलिए वहां का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ऐसा नहीं। अपितु अमेरिका का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसलिए अमेरिका आज विकसित और समृद्ध देश है। भारत में आजादी के बाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे विकास हुआ था, लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज का हो, रेलवेज का हो या शिपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज इन तीनों में जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, इस क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रभाव सामान्यतः हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र को में इसको लेकर के एक अभूतपूर्व वृद्धि इस सब के परिणाम स्वरूप हुई है। जो बात मैं आप सबके सामने कर रहा हूं, ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बदलाव की रिपोर्ट मात्र नहीं है, अपितु ये भारत के आत्मविश्वास और नए भारत बनने की दिशा में कदम की धड़कन आप सबके साथ में साझा कर रहा हूं। तो हाईवेज, रेलवेज और वाटरवेज इन तीनों के क्षेत्र में पिछले 11 साल में भारत में जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव ने हमारे विकास की गति को बढ़ाया, हमारी अर्थव्यवस्था को गति दी, हमारी पर्यटन की क्षमताओं को नया उभार दिया और इस सब के साथ साथ में इस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव ने भारत के आत्मविश्वास को और भारतवासियों के विश्वास को सुदृढ़ किया कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प अमृत काल में किया है कि हमारे वाले 25 साल में देश को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को सिद्ध करने का एक नया आत्मविश्वास भी इस गति के कारण से, इस विकास के कारण, इस प्रगति के कारण से मिला है। तो 2014 से पहले जहां भारत में कुल नेशनल हाईवेज की लंबाई लगभग 91,400 किलोमीटर के आसपास थी, वो आज बढ़कर के 1.6 गुना बढ़कर आजादी के पहले से लेकर के और 2014 तक जितना रोड नेटवर्क हिंदुस्तान में हाईवे का नेटवर्क बना था, उसका 1.6 गुना रोड नेटवर्क भारत में आज उपस्थित है और आज वो लंबाई बढ़कर के लगभग 1,47,000 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और ऊपर के हाईवेज अगर की बात करें हम, श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी
जन्मशती वर्ष चल रहा है, उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। माननीय अटल जी ने एक सपना देखा था कि भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने, भारत में 4 लेन एक्सप्रेसवेज बने। 2014 से पहले हमारे भारत में पूरे 4 लेन एक्सप्रेसेस की कुल लंबाई 18,000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक थी। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि उसमें 2.5 गुना वृद्धि हुई है और वो 48,200 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई को प्राप्त कर चुका है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स भारत में केवल जो अटल जी के समय में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना था या कुछ बनना शेष रह गया था, उसकी वही केवल मात्र हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज थे। आज अगर हम हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात करें तो उसमें पिछले 11 साल में 8.5 गुना वृद्धि हुई। और भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो पहले होती थी लगभग 9 किलोमीटर पर डे, आज भारत में एक बार 40 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज स्पीड हो गई थी, लेकिन आज भी 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड पर भारत में हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है। ये जो आंकड़े हैं जो मैंने आपके साथ में साझा किए, इन आंकड़ों में भारत की विकसित होने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, भारत की गति और भारत की क्षमता, जो नए भारत की कैपेसिटी है, वो हम सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये नए हाईवे जो बने भारत में, ये नई हाईवे क्रांति जो भारत में आई, इसके चलते हुए भारत में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, विच ऑलवेज मैटर्स, जब भारत का कोई देश निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और मैन्युफैक्चरिंग करके उसको भारत जैसे विशाल देश में एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर के जाता है या निर्यात करता है, तब दोनों ही विषय में कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए, विश्व भर के पटल पर कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट में हाईवेज एक्सपेंशन के कारण से 10% से ज्यादा की कमी रजिस्टर हुई है। वहीं भारत में यात्रा की के समय में जो यात्रा में जो लगने वाला समय था, उस समय में भी लगभग 30 से 50% की कमी आई। पहले हम यहाँ से जयपुर जाते थे, 6-7 घंटे लगते थे, और अब नया एक्सप्रेस वे बनने के बाद में जयपुर जाना, मुझे लगता है कि अगर नॉन ट्रैफिक के टाइम पे अगर यहाँ से जाना हो, थोड़ा जल्दी निकल करके जयपुर मुझे यहाँ से जाना होता है, तो अपने और मेरे जैसे अनेक लोग होंगे, और गुड़गांव में रहने वाला तो शायद ही कोई बिरला व्यक्ति होगा जो हवाई जहाज में बैठ करके जयपुर जाता है। अब गुड़गांव में रहने वाले व्यक्ति को अगर गुड़गांव से जयपुर जाना है तो उसको बमुश्किल 2.5 घंटे लगते हैं। मुझे यहाँ से जाने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता, ट्रैफिक का समय नहीं और रेलवे सुबह का दिल्ली का। इसी तरह से जो टोल पे फास्टैग की व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने की, उसके चलते हुए भी लगभग 47 करोड़ मैन आवर जो टोल पर खड़े रहने के कारण से समय जाया होता है। अगर पूरे देश के समय का आकलन किया जाए तो 47 करोड़ मैन आवर जो है वो उसके कारण से बचत हुई है। IIM बेंगलोर ने एक स्टडी किया है और वो स्टडी कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर 1 रुपया सरकार खर्च करती है, 1 रुपये का निवेश करती है, तो वो GDP में 3.21 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इम्पैक्ट करती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही है, मैं फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के कोट को कोट करके कहूंगा कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस गति के साथ में बढ़ा है, इसने भारत को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। इसी क्रम में अगर मैं इसको टूरिज्म के साथ में जोड़ करके बात करूं, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नए आयाम जो है, रामवन गमन पथ पर एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो रही है। चारधाम सर्किट आप सबके संज्ञान में है। बुद्धा सर्किट की रोड्स लगभग कंप्लीट हो गई है। 84 कोसी परिक्रमा के रोड नेटवर्क जो है उसका निर्माण कर दिया गया है। कैलाश मानसरोवर पहले जाने के लिए भारत को नेपाल के अंतिम छोर तक जा करके
वहाँ से एंटर करके पूरे तिब्बत के ऊपर नेपाल के ऊपर से होते हुए जा करके और फिर कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए जाना पड़ता था। अब लिपुलेख एक तरह से जब सड़क बनी है उसके बाद में कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है बहुत की समयावधि भी कम हो गई और यात्रा भी बहुत उसके कारण से सुगम हो गई। इसी तरह से बेट द्वारका जाने के लिए सुदर्शन सेतु का निर्माण हुआ है और इस सब के चलते हुए भारत का आध्यात्मिक पर्यटन, सामान्य रूप से सड़कें बनने के कारण से पर्यटन बढ़ा है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सब के कारण से आध्यात्मिक पर्यटन जो है उसके कारण से बहुत बड़ी उछाल उसमें देखने को मिली है। नॉर्थ ईस्ट जो कभी भारत का अलग थलग ऐसा हिस्सा माना जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ढोला सादिया ब्रिज बनना, धुबरी फुलबारी ब्रिज बनने के कारण से, काजीरंगा एलिवेटेड रोड जिसमें जो वहाँ काजीरंगा में जो हमारे वन्य जीव हैं उनकी सुविधा के लिए ट्विन ट्यूब अंडर वाटर टनल बनने के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है एक सीमलेस टूरिज्म सर्किट बन गया और उसके चलते हुए नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म में एक बड़ा उछाल जो है आया। अभी अरुणाचल प्रदेश में मेचुका तक जिस तरह का एक्सप्रेस वे बन रहा है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में मेचुका जो सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र पर अरुणाचल में है वो एडवेंचर टूरिज्म का पूरे विश्व का हब आने वाले समय में उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद में, और क्योंकि वहाँ हवाई जहाज उतरने की सुविधा भी बन रही है, वहाँ हेलीपैड भी डेवलप किए जा रहे हैं, आने वाले समय में बनने वाले हैं। रोड से आगे बढ़ करके अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में भी भारत ने नेटवर्क और क्षमता वृद्धि दोनों पर एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से काम किया है। रेलवे पे का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट जो 2014 तक 54,000 करोड़ रुपए का था वो बढ़ करके 2,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। आज हम सब ने देखा और मुझे लगता है मेरी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए बचपन में रेलगाड़ी का अभिप्रेत जो है वो कोयले से चलने वाली भाप इंजन की गाड़ी होती थी। हम छुप छुप गाड़ी हम लोग सब बचपन में उसको कहते थे। कालांतर में डीजल इंजन ने जो है वो हमारे लोकोमोटिव को बाहर कर दिया। लेकिन आने वाली जनरेशन में पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में 100% लगभग रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, उसके कारण से बड़ी डीजल की बचत होने लगी। एक तरफ प्रदूषण उसके कारण से कम हुआ है, परिचालन की लागत उसके कारण से घटी है, दूसरी तरफ स्पीड बढ़ी है उसके कारण से। और भारत में जो है अब डीजल लोकोमोटिव भारत में म्यूजियम्स में रखे जाने जैसे बन गए। नई रेल लाइनें डालना, रेल लाइंस का मल्टीप्लिकेशन, डबलिंग और मल्टीप्लिकेशन करना, इसमें एक रिकॉर्ड प्रगति पिछले दिनों में देखने को आई है। इसी के साथ साथ में न्यू जनरेशन रेलवे, वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ने भारत में रेल यात्रा में एक नए स्तर को अचीव करने में सफलता प्राप्त की है। और भारत में मिड डिस्टेंस ट्रेवल जो भारत जैसे बड़े देश